Hello student, you are most welcome in this class in which I am going to teach you Environment Class 4, that is Workbook of Environment Class 4 and chapter is 11 जल ही जीवन है। इससे पहले आपको इसके पिछले 10 चैप्टर की एक्सरसाइज जो कार्य पुस्तिका में भरवाई गई थी वो हमने करा दी, उनकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप आपने अभी अगर कोई चैप्टर नहीं देखा है तो वहाँ से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं 11 चैप्टर जल ही जीवन है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि आप पानी कहाँ कहाँ से उपयोग करते हैं, यानी जल के बारे में आपको इसमें पूरा पढ़ने के लिए मिलेगा। क्या प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण, क्या उससे कुछ की रोकथाम होंगे और किस प्रकार से प्रदूषित जल को हम स्वच्छ बना सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको इसमें पढ़ने के लिए मिलेंगी। तो फर्स्ट है कि आप पानी कहाँ कहाँ से मतलब कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। तो ये सब चीज़ें आप बता सकते हो स्वयं भी कि जो पानी आपको मिलता है उसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। पीने में, खाने में, नहाने में, कपड़े धोने में, बर्तन धोने में, जानवरों नहलवाने में, अपने गाड़ी घोड़े धोने में, सिंचाई में और पेड़ पौधों को पानी देने में, इतने जगह हम पानी का प्रयोग करते हैं। घर के अलावा पानी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। अब घर के अलावा घर में कितने कामों प्रयोग होता है। घर में केवल खाने पीने, नहाने, बर्तन धोने, कपड़े धोने और खाना बनाने के काम में प्रयोग किया जाता है। शेष जितना बाहर होता है जैसे पेड़ पौधों में लगाना, सिंचाई के काम में लाना, बाहर इन सब चीज़ों में पानी प्रयोग किया जाता है। जल जीवन का अमृत है लिखिए, यानी आपको इस चीज़ को प्रूफ करना है कि जल ही जीवन का अमृत है। अब आप इसमें देखिएगा कि प्रत्येक जीव जंतु, चाहे वह जानवर हो या पेड़ पौधे हो, सबको अपनी आवश्यक क्रियाओं की पूर्ति के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। और अगर जल उनको नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में तो बीमार पड़ जाएंगे या फिर बाद में धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। तो जल एक ऐसी चीज़ है जिसको हम अमृत के समान मानते हैं क्योंकि सबको ज़रूरत इसकी पड़ती है। बारिश का पानी आपके घर तक कैसे पहुंचता है। बारिश का पानी जब बारिश होती है तो हर जगह ही होती है। इस प्रकार से बारिश का पानी जब बारिश होती है तो हमारे घर तक भी पहुंच जाता है। पानी के स्रोत कौन कौन से। स्रोत का मतलब होता है वे सभी जगह जहाँ से हमें पानी प्राप्त होता है, जैसे नदी है, तालाब है, हैंडपंप है, नहर है, कुआं है, ट्यूबवेल है, बारिश है, आदि जगहों से हमें पानी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से ये पूछा गया है, यहाँ पर कुछ स्रोत दिए गए पानी के, इसमें आपको कैटेगरी में बनाना, यानी एक कैटेगरी वो है जो जल सतही जल है, दूसरा सतही जल बोलते हैं इसको, और दूसरा भूगर्भ जल। यानी भूगर्भ जल मतलब होता है जो पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, और सतही जल का मतलब वो जल जो पृथ्वी के ऊपर पाया जाता है। तो आपको ये जो नाम दिए गए, झीलें, ग्लेशियर, कुआं, नदी, झरने, नलकूप, जलाशय, समुद्र, बांध और नहर, इनको अलग अलग करना है। तो सतही जल में हमने लिखा है झील है, ग्लेशियर है, नदी है, झरने हैं, जलाशय है, समुद्र है, बांध है और नहर है। ग्लेशियर का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पर पानी ठोस अवस्था में पाई जाती है, बर्फ अवस्था में पानी पाया जाता है। गर्मी पड़ने पर वह पानी धीरे धीरे पिघल करके नदियों में आता रहता है। और जो भूगर्भ जल होता है, भूजल जिसे कहते हैं, वो कुआं या नलकूप में होता है। नलकूप से पानी जो हम निकालते हैं वो भूगर्भ जल होता है। इसी प्रकार से कुओं से भी जो पानी निकालते हैं वो भूगर्भ जल होता है। प्राकृतिक जल स्रोत और कृत्रिम जल स्रोतों में अंतर बताना आपको। प्राकृतिक जल स्रोत ऐसे जल स्रोत होते हैं जो प्राकृतिक देन होते हैं, अर्थात गॉड गिफ्टेड होते हैं, हमें वह स्वयं प्राप्त होते हैं। जैसे प्राकृतिक जल स्रोत प्रकृति द्वारा प्राप्त जल स्रोत होते हैं, जिसमें नदी है, झील है, झरना है, बारिश है, ग्लेशियर है, सागर है, आदि इसमें आ जाते हैं। और कृत्रिम जल स्रोत ऐसे होते हैं जो मानव अपनी विभिन्न पूर्ति करने के लिए जल स्रोतों को स्वयं बनाता है। जैसे इसमें नलकूप है, ट्यूबवेल है, तालाब है, नहर भी इसमें आप लिख सकते हैं। तो ये कृत्रिम जल स्रोत होते हैं। कई साल पहले क्या आपके गांव, कस्बे, शहर में उन्हीं जल स्रोतों का उपयोग करते थे जो अब आप करते हैं। अब ऐसा नहीं है। बहुत जो मतलब एक समय निकल चुका है, तब जो जल का प्रयोग होता तो कुओं से जल का प्रयोग होता था। कुओं से पानी भर के लाते थे, या तालाबों से या नदियों से। अब ना तो कुओं से लाते हैं, ना तालाबों से लाते हैं, ना नदियों से लाते हैं। अब क्या लगभग हर जगह नलकूपों का प्रयोग किया जाता है। और कुओं का पानी प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। आप अपने क्षेत्र में पानी के पुराने स्रोतों, कुओं तथा कुंडों का पता लगाएं। इन स्रोतों का अब उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता। देखो, जो पुराने कुएं थे या कुंडे थे, और लगभग कम बारिश होने की वजह से ये सब समाप्त हो चुके हैं, और ये लगभग आपको अगर ढूंढें भी तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब जो पानी का प्रयोग किया जाता है वो हैंडपंप हैं, ट्यूबवेल हैं, समरसेबल्स हैं, वो सब उनकी जगह पर लग गए हैं। पुराने स्रोत बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं।
क्या बारिश के जल को संचित किया जा सकता है? वर्षा जल का संचयन क्यों जरूरी है? बारिश के जल को बिल्कुल संचयित किया जा सकता है। और बारिश के जल को संचयित करने से क्या होता है, अगर हम बारिश के जल को भंडार कर लेते तो कई कामों हम बारिश जल को प्रयोग में ला सकते हैं, जिससे हमारे भूगर्भ जल की बचत हो जाएगी। और अगर हमने कहीं और बहुत बड़ी मात्रा में बारिश के जल को अगर संचित कर रखा है तो जो भूगर्भ जल है उसका स्तर भी बढ़ जाएगा। जल संचयन करने में क्या क्या फ़ायदे हैं? तो भूजल का स्तर बढ़ता है, ये बिल्कुल सही है। शुद्ध जल प्राप्त होता है। भूगर्भ जो ये जल कहीं संचित अगर आप कर रहे हो तो ये धीरे धीरे छन के पृथ्वी में अंदर पहुंचता है, तो ये एक तरीके से जल शुद्ध भी हो जाता है। मृदा अपरदन कम हो जाता है। अगर कहीं पानी आपने इकट्ठा कर लिया तो पानी बह के नहीं जाएगा, तो मिट्टी के कटाव को भी रोकेगा। सूखे की स्थिति मदद करता है, यानी आपके पास अगर स्टोर है पानी का तो कहीं पेड़ पौधे सूख रहे हैं तो उनको पानी दिया जा सकता है। तो ये सभी इसके जो पॉइंट दिए गए वो ट्रू ही होंगे। आप अपने घर में पानी का संग्रहण क्यों करते हैं? देखिएगा, जल संचय करने के लिए बार बार पड़ने वाली ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है। इसलिए अगर आपके पास पानी स्टोर है तो उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। बांध क्या है, इनके निर्माण के क्या क्या लाभ? देखो, बांध इसलिए बनाए जाते हैं हम पानी को बहुत बड़ी मात्रा में इकट्ठा कर सकें। इस पानी से विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है और उस पानी को नहरों में छोड़ करके नहरों से किसान अपनी फसल की सिंचाई भी करते हैं। जल में किस प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं? जल में देखिए 2 प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। एक ऐसी अशुद्धियाँ जो ठोस होती हैं, जल पर तैरती रहती हैं, और दूसरी अशुद्धियाँ ऐसी होती हैं घुलित अवस्था में पाई जाती हैं, जो जल के अंदर घुल जाती हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती। तो 2 प्रकार की अशुद्धियाँ जल में पाई जाती, ठोस और घुलित अवस्था में। आप अपने घर में पीने के पानी को साफ रखने के लिए क्या करते हैं? तो अगर पीने वाला पानी दूषित है तब उसे हम उबाल करके, छान कर या क्लोरीन मिलाकर, यानी क्लोरीन ही कर देते हैं। क्लोरीन मिलाने से पानी शुद्ध हो जाता है, क्योंकि उसमें पाए जाने वाले छोटे छोटे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं और पानी पीने लायक हो जाता है। जल की अशुद्धियों को दूर करने के लिए निम्नलिखित विधियों का उल्लेख कीजिए। देखो, उबालने का मतलब होता है कि जल में अगर बहुत से छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं जिनको अगर हम पी लेंगे तो हमें कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, तो उसको हम उबाल देते हैं। तो उबालने से छोटे छोटे बैक्टीरिया उस पानी में ख़त्म हो जाते हैं और उनको छान के अलग कर दिया जाता है। दूसरा, छानने से क्या होता है, जो ठोस अपशिष्ट होते हैं पानी के अंदर या पानी में तैर रही अशुद्धियाँ, उनको छान के अलग कर दिया जाता है। और फिर भी अगर वह पानी पीने लायक नहीं होता तो उसको फिर दोबारा हम उबाल लें या क्लोरीन मिला दें तो पानी पीने लायक हो जाता है। जल शोधन के लिए क्या किया जा सकता है? सही विकल्प पर आपको चिन्ह लगाना। जैसे नमक मिलाकर पानी ढक देना, नमक मिलाने से पानी ढक देने से भी उतना शोधन नहीं होता। पानी को उबाल के करके छान लेना, यानी पानी को अगर आप उबाल के छान लेते हैं, इससे ही जल शोधन होता है। अगर आप पानी में नमक मिला देंगे तो पानी पीने लायक नहीं बल्कि खारा और हो जाएगा। प्रदूषित जल में कौन कौन से रोग हो सकते हैं? देखो, जो अगर हम प्रदूषित जल पीते हैं, यानी ऐसा पानी जो प्रदूषित है, पहले से ही गंदा पानी, और उसे हम अगर पीते हैं तो हमें कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। जैसे पीलिया है, हैजा है, पेचिस है, डायरिया है, टाइफाइड है, आदि बीमारियां हमें प्रदूषित जल पीने से हो सकती हैं। क्या आपके घर के आसपास पीने के लिए साफ पानी मिलता है? बिल्कुल मिलता है। जहाँ तक कोशिश है वहाँ तक पीने के लिए साफ पानी मिल जाता है। लोगों को साफ पानी मिलने में क्या क्या दिक्कतें होती है? देखिए, तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण क्या हो रहा, अधिक प्रदूषण भी होता है। अब जब अधिक प्रदूषण होता है तो जो जल के स्रोत हैं वो भी हमारे गंदे हो रहे हैं, जिससे साफ पानी मिलने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या आपके गांव या मोहल्ले में सभी लोगों को साफ पानी प्राप्त हो जाता? हाँ, लगभग ऐसा है कि सभी लोगों को साफ पानी प्राप्त हो जाता, लेकिन 100% लोगों को पीने लायक पानी प्राप्त नहीं होता है। पानी की समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है? पानी की समस्याओं का समाधान केवल 2 ही तरीके से किया जा सकता है कि हम पानी को ज़रूरत भर यूज करें और पानी को बर्बाद ना करें। दूसरा, हम अगर अधिक पेड़ पौधे भी लगाएंगे तो बारिश की मात्रा भी बढ़ेगी, जिससे जल स्तर ऊपर बढ़ेगा और एक तरीके से पानी की समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। जल प्रदूषण में कौन कौन से कारण उत्तरदायी होते हैं? देखिएगा, इसमें कारखानों से नदी में छोड़ा गया नाले का पानी, यानी यहाँ से भी जल प्रदूषण होता है। सीवर से नदी या तालाब में छोड़ा गया पानी, इससे भी जल प्रदूषित होता है। नदी या तालाब में विभिन्न अपशिष्टों, धूल और क्षार को डालना, इससे भी पानी प्रदूषित होता है। और सीवर का पानी नदी, तालाब या समुद्र में डाल देना, इससे भी पानी प्रदूषित होता है। तो ये 4 जो बिंदु दिए गए, ये सभी ऐसे बिंदु हैं जिससे पानी प्रदूषित
होता है। अगर इन सभी पर रोक लगाई जाए तो कई मतलब बहुत बड़ी मात्रा में नदी, तालाब या नहरों के पानी को हम प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। जल प्रदूषण के कारणों को लिखिए। जब विभिन्न प्रकार के हानिकारक अपशिष्ट पानी में मिल जाते हैं, इससे क्या होता है, पानी प्रदूषित हो जाता है। यानी पानी में ऐसी अवांछित चीज़ें मिल जाएं जो हमें नुकसान पहुंचाए या जो हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा माना जाता है, फिर वह पानी प्रदूषित हो जाता है। जल प्रदूषण किस प्रकार प्राणियों के आहार को प्रभावित करता है? देखिएगा, जल प्रदूषण होने से पेड़ पौधों, जीव जंतुओं सभी को नुकसान पहुंचाता है। प्रदूषित जल पीने से जानवर भी बीमार पड़ते हैं। प्रदूषित जल में रहने वाले जीव जंतु मर जाते हैं। पेड़ पौधों पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रदूषित जल से फसलों को भी नुकसान पहुंचता है। ऐसे फसलों को या ऐसे पेड़ पौधों के फलों को अगर हम सेवन करते हैं तो हमें भी उसकी बीमारियां होने का भय बना रहता है। और अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया भूजल को दूषित कर सकती है? यानी जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है, यानी पृथ्वी के अंदर पाया जाने वाला पानी है, वो भी पोल्यूटेड हो जाएगा। ऐसी कौन सी काम हम करते हैं जिसकी वजह से? देखो, बीज रोपण से नहीं होगा, खरपतवार की वृद्धि से भी नहीं होगा, कारखाने से कचरे की आपूर्ति, भूजल निकालने के लिए पंप का निर्माण करना। तो जो कारखानों से निकलने वाला कचरा है, ये मिट्टी में पड़ा रहता है और जो बारिश होती है सड़ गल के ये धीरे धीरे ज़मीन के अंदर जाता है, या तालाबों या नदियों में पड़ा हुआ है, तब भी इससे भूगर्भ जल प्रदूषित होता रहता है। तो इसमें एक मेन पॉइंट जो होगा वो सा वाला होगा, कारखानों से निकला हुआ कचरा। और अंतिम क्वेश्चन ये कि जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए और सही पर आप टिक लगा सकते हैं। यानी किन कारणों से जल प्रदूषण को रोका जा सकता है? कचरे को नदी, तालाब एवं समुद्र में नहीं डालना चाहिए, इससे भी जल प्रदूषण को रोका जा सकता है। कपड़े और बर्तन नदी, तालाब में धोने चाहिए। धोने नहीं चाहिए होते तो हो जाता, लेकिन कपड़े और बर्तन अगर नदी में धोएंगे, नदी तालाब में, नदी तालाब का पानी प्रदूषित होगा। मवेशियों को नदी व तालाब में नहलाना नहीं चाहिए। इस अगर ऐसा आप करते हैं तो हमारा जल प्रदूषित नहीं होगा। तो ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जिनकी वजह से जल प्रदूषण को रोका जा सकता है। तो ये था चैप्टर 11 जल ही जीवन है, जो कंप्लीट एक्सरसाइज मैं आपको कराने की कोशिश की। आशा करता हूँ समझा होगा। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल।